बच्चों, आज 3/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्नावली ये ख़त्म हो गया है, इसके प्रश्न उत्तर चल रहे हैं और प्रश्नावली है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात भौतिक विज्ञान का लगभग लास्ट चैप्टर है। प्रश्न है कुछ इस प्रकार, प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को निर्धारण कर सकते हैं? तो प्रश्न समझ गए? तो पहले सबसे प्रणालिका क्या चीज़ है? एक बेलन की आकृति पे पास पास लिपटे हुए विद्युत ध्रुवती तांबे के तार की अनेकों फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रणालिका क्या होगी? ये पहले भी चर्चा हो चुकी है इस प्रश्न उत्तर में भी कि विद्युत ध्रुवती तांबे के तार के अनेकों फेरों वाली कुंडली जो बनेगी वो प्रणालिका बनेगी। और अनेकों फेरों वाली लपेटें किसी बेलनाकार भाग पे, आप गत्ते का बना सकते हैं, बांस का बना सकते हैं। उस पर प्रणालिका के एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के बाद कार्य करता है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर होती हैं। प्रणालिका के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, लेकिन केंद्र पर सबसे अधिक होगा। सभी जगह एक समान होता है उसका विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक, लेकिन सभी जगह पे एक समान होता है। हाँ, दिक्सूचक से जो दिक्सूचक होता है, दिक्सूचक जैसे छोटी छोटी यंत्र होती है, जैसे प्रणालिका के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की पहचान कर सकते हैं। हम दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव प्रणालिका की ओर आकर्षित करेंगे, प्रणालिका की ओर ले जाएंगे। यदि आकर्षित होती है इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि और दूसरा उत्तरी, क्योंकि होता क्या है इसमें विपरीत आवेश को आकर्षित करेंगे और समान जो होगा उसे प्रतिकर्षित करेंगे। नहीं, दोनों ध्रुव दक्षिणी होगा तो वो प्रतिकर्षण हो जाएगा। और आकर्षण हो रहा तो इसका मतलब एक उत्तरी एक दक्षिणी। और दिक्सूची में हमारे पास क्लियर रहता है कि ये नॉर्थ पोल का है, मतलब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है। तो यदि वो किसी करीब में आकर्षित होगा इसका मतलब वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा प्रणालिका का, और दूसरा वाला अपने आप उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत से ऐसे हैं, आपके घर पे कूलर है, पंखा है, पंप है, एयर कंडीशनर है, धुलाई मशीन है आदि है। तो कैसे है? अगला प्रश्न है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित होती है। क्या होगा? एक क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, माने एक अंदर धकेला जाएगा, बाहर खींचा जाएगा, कुंडली के भीतर इससे रखा जाता है। तो देखिए, तीनों के तीन कंडीशन होंगे। ये तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऐसे कंडीशन में कुंडली में क्या होता है? प्रेरित धारा। तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये पहले इसके लिए है जब धकेला जाएगा, उत्तरी ध्रुव कुंडली में धकेलते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो जाती है, अर्थात धनात्मक हो जाती है। और यदि कुंडली में दक्षिणी ध्रुव को धकेलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा अंदर ले जाते हैं, तो कुंडली में धारा की दिशा घड़ी के सुई की दिशा में वामावर्त हो जाती है। दूसरे लिए यदि कुंडली से भीतर से बाहर खींचा जाए, एक कंडीशन जस्ट अपोजिट, तो कुंडली से दक्षिणी ध्रुव के चुंबक को बाहर निकालेंगे तो कुंडली में धारा की दिशा वामावर्ती होगी, और उत्तरी ध्रुव को बाहर निकालेंगे तो कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्ती होगी। जस्ट अपोजिट, क्योंकि अंदर डालना है तो दूसरी दिशा और बाहर निकालें तो उसका अपोजिट। और तीसरा, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए क्षण चुंबक को, तो ये क्षण चुंबक को कुंडली के भीतर स्थिर रखेंगे तो कुंडली में धारा उत्पन्न नहीं होगा। यानी धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबक कुंडली से बाहर हो अथवा अंदर आवे। इससे अगला प्रश्न है, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में विद्युत धारा में प्रेरित होगी? कारण कि हाँ, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के निकट हैं। कुंडली ए में धारा परिवर्तन के कारण ए से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने के कारण बी में भी धारा प्रेरित होगी। ये 14 प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की दिशा निर्धारण करने वाले विषय लिखिए। तो कौन किस कारण से दिशा निर्धारित होगा? पहला क्या है? किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तीसरा पार्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो इसका मतलब किस सिद्धांत पे काम करेगा, ये है उनका नियम भी। तो पहला खंड इसका, किसी धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है।
मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, एक बार कभी कभी आपको केवल दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम या फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम कहे तो ये लिखना है। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से क्या है, यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, ऐसे इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा चालक की दिशा में प्रवाहित धारा की दिशा को तथा चालक को पकड़ने वाली अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे होती है। ये मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम है। दूसरा पार्ट इसका है, धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। जो धारावाहिक चालक पर बल की दिशा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको बताया गया, फिर भी यहाँ लिख देते हैं, बता देते हैं आपको। फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा, ये बाएं हाथ है, इसका देखिए तर्जनी मध्यमा अंगूठा इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के वो लंबवत हों, तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो लंबवत हो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को निर्दिष्ट करेगा या प्रेरित करेगा, दर्शाएगा। तीसरा पार्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, फिर यहाँ भी ठीक उसी प्रकार यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं इस प्रकार, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को निर्दिष्ट करता है या बताता है। दो प्रश्न और हैं, हालांकि ये इस साल कोर्स में नहीं, फिर भी आप जान लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, घरों पे शॉर्ट सर्किट हो गया कि भाई आग लग गई शॉर्ट सर्किट के कारण। तो जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार, इसका मतलब क्या है विद्युतमय का मतलब, जिसे आप कहते हैं कि एक होता है ना कि एक अर्थिंग, एक मेन तार, तो मेन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, एक उदासीन तार जिसे अर्थिंग भी कहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। अर्थात पहले देखिए केबल लगा हुआ है, यदि वो कट करके इस तरह से उसका नंगा वाला पोर्शन, तांबे वाला भाग है, एल्युमिनियम का, वो दोनों एक दूसरे के करीब में आ जाएंगे, संपर्क आ जाएंगे, तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। और धारा का मान अधिक होने से क्या हो जाएगा, लघुपतन हो जाएगा, अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, आग लग जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि यदि ऐसी कंडीशन होती है तो उसके बचाव के लिए फ्यूज़ वार लगाया जाता है, और फ्यूज़ या कटआउट लगाया जाता है, तो फ्यूज़ का जो तार है वो पिघल जाता है, गल जाता है और बच जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्यूज़ का तार भी बचा नहीं पाता, और आगे जो आपके ऑपरेटर्स हैं, जो आपके उपकरण हैं, वो सब जल जाते हैं। कभी कभी आप सुने होंगे कि जो रोड पे तार हैं, एक तार पे दूसरा तार पड़ गया, ठीक वही घटना है। जब कभी कभी एक तार पे दूसरा तार पड़ जाता है तो आपका भले ही घरेलू स्विच ऑफ है, बंद है, फिर भी आपके उपकरण ऑपरेटर्स जल जाते हैं। कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि आप यदि स्विच को ऑफ करना चाहते हैं या छूते हैं तो आपको करंट मार देता है, और कभी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि सीधे जैसे लकड़ी जले ऐसे जल जाते हैं लोग। कभी कभी घटना इस बार होती है, लेकिन ये जलने वाली घटना वहाँ होगी जहाँ 33,000 किलोवाट 11,000 kV का 33,000 kV का होता है। लेकिन 220 वाले पे स्थिति तो नहीं आती, फिर भी करंट लग जाता है और उससे जान चली जाती है। अगला प्रश्न है 18वां, भू संपर्क तार का कार्य क्या है। धातु के आवरण वाले किसी विद्युत साधित्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है। भू संपर्क तार मत देखिए, प्राय होता है क्या, कहते हैं ना अर्थिंग किया गया है घरेलू पे। अब तो लोग नहीं करते घरेलुओं पे, लेकिन पहले घरेलू भी करते थे, और जो आपके पावर वाले वहाँ तो करते ही करते थे। तो पहले समझे भू संपर्क तार क्या है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क करने वाले तार को भू संपर्क तार, अर्थात करते क्या है, पृथ्वी में गड्ढा खोद देते हैं, तांबे की प्लेट, तार को बांध करके तांबे की प्लेट को अंदर रख देते हैं, उसमें कोयला नमक आग डाल देते हैं, वो जो उससे जो तार निकलता है वो भू संपर्क तार कहता है। कुछ लोग देखिए घरों के ऊपर एक त्रिशूल नुमा बना करके और उसको संपर्क कर देते ज़मीन के अंदर से। तो होता क्या है कि यदि कभी कभी जो आकाशीय बिजली है, यदि दुर्घटनावश उस पर गिर जाती है मकान पे, तो वहीं वो क्या करती है, आकर्षित कर लेती है, उसी भाग को जर्जर करती है, बाकी चांस थोड़ा बच जाते हैं। यह तार, अब देखिए भूसंपर्क हो गया। अब पता धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्क करना क्यों। यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ
में उपयोग में लाया जाता है, सुरक्षा यंत्र के रूप हो जाता है। यदि आप भू संपर्क लगाए रखे हैं तो एक प्रकार से सुरक्षित हो जाएगा आपका। हालांकि विषम परिस्थिति में कुछ नहीं सुरक्षित होता, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसों में सुरक्षित रहेगा। यदि किसी भी प्रकार के उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है, मैं तेज, जो शॉर्ट सर्किट अभी चर्चा हुई थी, आ जाती है, तो यह पृथ्वी में हस्तांतरित हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना से बच जाते हैं। अब होता क्या, इसमें जरूरी नहीं कि एक तार पे दूसरा तार टच कर जाए या छू जाए या गिर जाए। उसी तार में जो आपकी स्थिति सही है, फिर भी कभी कभी कहते हैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया और देखते ही आपका बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा जल गए आदि आदि। तो इससे होगा क्या, ज़्यादातर कंडीशनों में कि यदि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया है तो वो सीधे सीधे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन सामान्य स्थिति में और विषम स्थिति में वो आपका उपकरण को नष्ट कर देता है, जला ही देता है। इस प्रकार ये चैप्टर जो है अब फिनिश हो गई। इसके प्रश्नोत्तर भी जो किताब के थे वो कर दिया लगभग हमने। तो अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर चलेगा वो अगला